माँ से चेक करो आवाज। चेक। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो सभी बच्चे लाइव हो जाइए अधिक से अधिक। देखिए सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है, सब जल्दी से यस लिखिए। जल्दी से बोलिए, आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक, आ रही है? यस लिखिए सभी लोग। साफ सुनाई दे रहा है? अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी लोग। ठीक, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आज टॉपिक उसी के आगे चलेगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पेपर सेकेंड, जो चैप्टर सेकेंड चल रहा है उसमें कुछ टॉपिक मैंने बता दिए थे। जो कुछ टॉपिक हैं उसी के आगे आज चर्चा चलेगी। कुछ मैंने कल आपको बताया था, उसको थोड़ा मैं 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ। सभी बच्चे लाइव हो जाइए सभी लोग अधिक से अधिक। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। देखिए, हाँ, कल चर्चा मैंने 1813 का आज्ञापत्र पर बात की थी और इसका विवाद, और उसके बाद में मैंने इसका कारण, इस पे भी चर्चा हुई। उसके बाद में कुछ मैंने कॉलेजों की स्थापना के बारे में बताया था। कुछ शेष आज हैं, ये बहुविकल्पी अधोलोकती के रूप में बहुत बार आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, अदर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ख़ास तौर पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में ये सिलेबस है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का नाम, उसी के अकॉर्डिंग आज चल रहा है। कुछ टॉपिक आज चर्चा करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक एक लाइन के, सीधा बहुविकल्पी टाइप के, अधोलोकती टाइप के, उन्हीं पर आज चर्चा होगी। और सभी बच्चे लाइव हो जाइए अधिक से अधिक। आज यहाँ पर ये देखना है, कल मैंने आपको ये बताया था, थोड़ी कल की चर्चा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद में अगला टॉपिक चलेगा। कल मैंने 1813 का आज्ञापत्र के बारे में बताया, उसके बाद में इसमें जो विवाद पैदा हुआ वो प्राच्य और पश्चात विवाद का आरंभ होना 1813 के आज्ञापत्र से, इसका कारण क्या रहा। उसके बाद में कुछ टॉपिक यहाँ मैंने बताया था, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था, स्थापना किसने की और किस सन में हुई, इसका कारण, इसका उद्देश्य क्या था, ये मैंने चर्चा कल की थी।
आज मैं 1 मिनट में थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद में अगला टॉपिक चलेगा। क्यों कलकत्ता की स्थापना आपको पता है, सभी लोगों को मैंने बताया, PDF भेज चुकी है, वो कल मैंने समझाया भी था बोर्ड पे। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 में। और जो स्थापना करता थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। किसने थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्योंकि मुसलमानों की सद्भावना और कानूनी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेज जजों के सलाहकार तैयार करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था मिशनरियों का। उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ये भी मैंने बताया था इसके बारे में, 1791 में। ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। किसने की थी? जॉनटन टंगन ने। तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 टॉपिक मैंने बताया था। 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, जॉनथन डंकन द्वारा। इसमें हिंदुओं की सद्भावना को बढ़ावा देना, उसके बाद में उन्हें कंपनी और शासन के कनिष्ठ पदों पर तैयार करना, ये काम इतना था। आज चर्चा इस टॉपिक पे होगी विलियम। सभी बच्चे अब बोर्ड की तरफ देखिए, सभी बच्चे अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। आज टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की? ये 2 कारण आपको, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की? तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना को थोड़ा डिटेल से थोड़ा देखेंगे। ये हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और अंग्रेज के लिए, सभी को उच्च शिक्षा, क्या मतलब इसका? सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने और सभी प्रकार के असैनिक कार्यों के लिए तैयार करना। और स्थापना जो इसकी हुई थी वो सन 1800 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अगर पूछी जाए सन 1800 में। सभी को दिख रहा है कायदे से? आवाज आ रही सभी लोगों को? कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। आ रहा? आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, बोर्ड में दिख नहीं रहा है। हैं? दिख रहा है? इसमें तो लिखे। अच्छा, आप सही दिख रहा है? अच्छा, आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर तो सही दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा सही। हाँ, देखिए चलो ठीक है, सभी को दिख भी रहा है, आवाज भी आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं। रविशंकर के कमेंट्स आए हैं तो सभी को दिख रहा है। टॉपिक पे बात करते हैं। जो मैंने बता रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो ध्यान रखना सन 1800 में, ये डेट आपको याद रखनी है। कब हुई है? सन 1800 में हुई है। उसके बाद में किसने की है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं और सन 1800 में करते हैं। ये स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इसमें टॉपिक आपको याद रखना है, इसकी स्थापना सन हुई है सन 1800 में। लॉर्ड
लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ये दो टॉपिक तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। बहुविकल्पी में, अदलगुत्तरी में अगर पूछा जाता है तो इतना आपको विशेष तौर पर याद रखना है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी और सन 1800 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की गई, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने का इसका सीधा एक सिंपल तरीका है, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई सन 1800 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई, लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई। इतना आपको याद रखना है, इतना टॉपिक लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे बहुविकल्पी अदलगुत्तरी में आता है तो सीधा सीधा आपको लिखना है, और थोड़ा अगर विस्तार से आता है तो इसमें एक दो लाइनें डाल सकते हैं। अगर पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई, तो 1800 में। किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने। इतना आपको तैयार हो जाना है। उसके बाद में अगर इसमें थोड़ा डिटेल देना है तो डिटेल देने का सीधा एक मतलब है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे, हिंदू कौमा मुसलमान तथा अंग्रेज। तो इसमें दो बातें और याद रखनी है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, अंग्रेजों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई सन 1800 में, लॉर्ड वेलेजली द्वारा स्थापना हुई। तो इतना आपको डिटेल दे देना, एक नंबर में प्रश्न इतना आता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है टॉपिक लॉर्ड वेलेजली वाला। अब प्रश्न आता है दूसरा, है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। क्या प्रश्न आ रहा है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की। तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में हुई थी। किसमें हुई थी, 1821 में हुई थी। तो पूछा जाता है पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई, 1821 में। किसने की, तो पूना के रेजिमेंट जो थे एल्फिंस्टन, उनके द्वारा ये स्थापना की गई। और इसमें थोड़ा सहयोग रहा है पेशवा के जो कोष, दक्षिणी कोष के सहायता से इसकी स्थापना की गई है पूना की, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में की गई। किसने की, पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन के द्वारा की गई, पेशवा के दक्षिण कोच की सहायता से। किसके सहायता से, पेशवा के दक्षिण कोच की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, सन याद रखना है और इनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, सन 1821 में ये रखना, पूना के रेजिमेंट ठीक। तो आपको इतना याद रखना है, रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिणी कोष की सहायता से, इतना भी अगर डालना चाहें ये भी लिख सकते हैं, पेशवा के दक्षिणी कोष की सहायता से की गई, ये थोड़ा लिखना चाहें लिख सकते हैं। पेशवा के दक्षिणी कोष की सहायता से की गई। इतना इसमें टॉपिक में लिखना है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो यहाँ दो टॉपिक तैयार हो रहे हैं, इसका सन याद रखना है और स्थापना करता किसने की वो याद आपको याद रखनी है।
तो आपको इतना ध्यान रखना है, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1821 में 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिणी कोच की सहायता से की या की गई। इतना आपको डिटेल ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मतलब समझना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। उसके बाद में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में रेजिमेंट के एल्फिंस्टन द्वारा, ठीक है, पेशवा के दक्षिणी कोच की सहायता से की गई। उसके बाद प्रश्न एक ये कई बार पूछा भी गया है, चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम क्या? प्रश्न कह रहा है चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम आपको याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक दशा। अधिक से अधिक बच्चे लाइव हो जाइए, सभी बच्चे अधिक से अधिक लाइव देखिए। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके तुरंत आप पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब क्लास जैसा आपका सिस्टम हो जाएगा। सभी बच्चे अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। तो इसमें कह रहा है चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक दशा। पुस्तक का नाम याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक दशा नामक पुस्तक की प्रकाशन किया था इनने, ठीक। तो ये टॉपिक पूछा भी गया है। एक नंबर में आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम क्या है? तो चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम सीधा आपको याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक दशा नामक पुस्तक प्रकाशित की। प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है, ग्रेट जो आपको पुस्तक का नाम है, या पुस्तक का नाम दे देंगे या चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम पूछ दिया जाएगा। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इसमें अगर पूछा जाए चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम, तो आपको ध्यान रखना है, और अगर पुस्तक का नाम दिया गया है तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने प्रकाशित की है? तो चार्ल्स ग्रांट ने प्रकाशित की है। इतना आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो इनमें दो टॉपिक तैयार हो जाते हैं, जिसे चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो प्रश्न को थोड़ा घुमा भी देते हैं, कभी कोई पुस्तक का नाम दे देंगे तो पूछा जाए किसने प्रकाशित की, तो चार्ल्स ग्रांट ने, या कभी कभी इस प्रकार का दे देते हैं, चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको इसी नाम याद रखना है, ठीक। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको थोड़ा समझना भी है। ये प्रश्न तैयार बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक बार दो बार तीन बार रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में बस जाएंगे और हमेशा याद बने रहते हैं। इसको बार बार थोड़ा रिपीट करते रहना। लॉन्ग क्वेश्चनों से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से और अच्छे नंबर लाने में सहायता करते हैं, तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब प्रश्न आता है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता था? अगला प्रश्न आ रहा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता था? प्रश्न ये कह रहा है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता था? तो आपको सिंपल सा तरीका है, नवीनीकरण मैंने कल आज्ञा पत्र में बताया था, 20 वर्षों के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। कल मैंने 1813 का आज्ञा पत्र बताया था, उसमें मैंने जिक्र किया था, क्योंकि उसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है तो 20 वर्षों के पश्चात इसका निर्धारण होता है, या 20 वर्षों बाद। तो इसका सीधा सीधा याद रखना आंसर है नवीनीकरण, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नवीनीकरण हुआ है आज्ञा पत्र 1813 का, तो इसका सीधा सीधा सिंपल तरीका याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण 20 वर्ष पश्चात क्या करना है? 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता था। इतना प्रश्न में आपको समझ लेना है, क्योंकि इसका नवीनीकरण 20 वर्षों के लिए किया गया था। यहीं से
विवाद शुरू होता है 1813 से, पाश और पश्चात विवाद का जन्म 1813 से ही लेते हैं। इसके बाद में ये 20 वर्षों तक चलता है विवाद, और 20 वर्षों के बाद लॉर्ड मैकाले आते हैं, उनने फिर इस पे संशोधन करते हैं, फिर शिक्षा का स्तर बताते हैं कैसे की जाए शिक्षा, किस टाइप की शिक्षा हो, वो फिर लॉर्ड मैकाले के द्वारा आगे टॉपिक आएगा, वो भी समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लॉर्ड मैकाले थे तो एक तो बहुत बुद्धिजीवी थे और अंग्रेजी भाषा के प्रखंड विद्वान थे, तो उनको लॉर्ड मैकाले के बारे में ये 1813 का आज्ञा पत्र दिया गया। वो थोड़ी चर्चा आगे चलेंगे, आगे टॉपिक पे आएगी, तो अभी तो जो टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा उसी पे समझना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता था। इतना प्रश्न आपको याद रखना है। देखो लिखना चाहे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी आज्ञा पत्र का नवीनीकरण 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता था। ये इसका आंसर इतना लिखना है। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको इतना डिटेल दे देना है। तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाता था, तो ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ये आपको सिर्फ प्रश्न याद रखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, बहुविकल्पी में अगर आता है तो इतने ही आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता था। कितने वर्षों पश्चात, 20 वर्ष। इसमें दो टॉपिक याद रखना है, 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस पर डिटेल की चर्चा की थी। कल जो टॉपिक 1813 का आज्ञा पत्र आया था उसमें मैंने उस पर चर्चा की थी, वो बताया भी था, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं 1813, 1833। हाँ, पहले इस टॉपिक को समझ लेना है। तो ये 2-3 टॉपिक होते। अब प्रश्न आता है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। मैंने ये इस पर विशेष चर्चा की थी और डिटेल में भी समझाया था आप लोगों को। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। ईसाई मिशनरी मैंने बताया था, ईसाई मिशनरी आने का तरीका सीधा सिंपल बताया। सबसे पहले सर्वप्रथम ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करने का कारण था डचों का। सबसे पहले डच आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली, फिर अंग्रेज। ये क्रम याद रखना है। तो प्रश्न आपको पहले पता चल गया, मैंने बताया भी था जब भूमिका बताई थी और इसका आधुनिक शिक्षा के बारे में समझाया था, तो उसमें मैंने सब डिटेल इसका PDF के रूप में उपलब्ध कराया था सभी लोगों को। तो इसका आंसर सीधा सीधा है डचों द्वारा या डच। कौन आए थे, सबसे पहले डच आए थे। प्रश्न यह है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी, तो ध्यान रखना है डच। कौन मिशनरी आई थी, डच मिशनरी आई थी। अगर प्रश्न क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले डच याद रखना है, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली, फिर अंग्रेज। ये क्रम आपको भी याद रखना है।
इन क्रमों को भी याद रखना है, नहीं तो इतना डिटेल ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सिर्फ पूछा जाता सर्वप्रथम कौन आया, तो डच आए और कई विद्यालयों की स्थापना की। मैंने बताया था बिमलीपट्टम में, जैसे नागापट्टनम में, चिंसुरा में, इन्हें डचों ने की थी। फिर अंग्रेजों ने कई विद्यालय खोले। प्रमुख केंद्र मैंने बताया था बंगाल निर्धारण किया था, वहाँ से उनने अपने विद्यालय खोलने की स्थापना शुरू की। तो ये मैंने डिटेल इतना हो गया। ये डिटेल बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी के रूप में पूछे जाते हैं, इन थोड़ा ध्यान रखना है। सभी लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना, उसके बाद ग्रांड की पुस्तक का नाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का नवीनीकरण किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई, तो ध्यान रखना है डच आई। ये प्रश्न आपको इतना याद रखने हैं। अब इसमें कुछ और एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो थोड़ा समझ लेना है। आगे देखेंगे सभी लोग। अब प्रश्न आते हैं, इसमें कुछ छोटे प्रश्न और भी हैं, उन पे भी चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें पूछा जाता है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम आरंभ किया, ये भी याद रखना किसने किया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम आरंभ किया तो सेंट फ्रांसिस, किसने किया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर, पूरा नाम आप याद रखना है। तो लिख सकते हैं, प्रश्न को अंगला डाल सकते हैं, ये भी थोड़ा पूछा जाता है कभी कभी। प्रश्न ये है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है, सर्वप्रथम आरंभ किया। ये भी शॉर्ट प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप का। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम आरंभ किया, तो ध्यान रखना प्रश्न इसका सेंट फ्रांसिस जेवियर। क्या इसका आंसर है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये है, इसको याद रखना है। पूछा जाता है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम आरंभ किया, तो इसका आंसर सेंट फ्रांसिस जेवियर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न पूछा जाता है और कई बार इसी प्रश्न आया भी है, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाता है, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा आरंभ हुई। भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा, तो भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा आरंभ हुई, इसका कारण ध्यान रखना है। ये भी छोटा क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई, तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ होने का कारण क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसके द्वारा हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। सिंपल सा इसका आंसर है, ये भी आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ होना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो ये इसका कारण रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर होती है। उसके बाद में और भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है पश्चात विवाद का जन्म कहाँ से हुआ, तो
बहुत सिंपल सा आंसर है इसका 1813 के आज्ञा पत्र में। ये भी कई प्रश्न आ चुका है, बीटीसी में पूछा भी गया 2016 के बैच वाले में। ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विवाद का जन्म, प्रश्न ये पूछा जाता है जन्म हुआ, तो जन्म होने का कारण इसका 1813 का आज्ञा पत्र, वहीं से विवाद शुरू हुआ। वही मैंने कारण बताया था, कारण पर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो प्राच्य और पश्चात विवाद का जन्म होना सीधा सीधा कारण है 1 लाख रुपए का निर्धारण शिक्षा पर किया गया, इसका स्पष्टीकरण न होना 1813 के आज्ञा पत्र में। उसके बाद में भारतीय विद्वानों के लिए वरीयता क्रम कैसा रखा जाए, उसके बाद में साहित्य शब्द का आशय क्या समझा जाए, ये कई कारण रहे। साहित्य शब्द में भाषा अंग्रेजी या फारसी अरबी का वरीयता देना, मैकाले ने फिर अंग्रेजी शिक्षा को वरीयता दी, तो ये कारण रहे। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न आता है इसका विवाद का जन्म होना, तो ध्यान रखना 1813 का आज्ञा पत्र। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को याद रखना है। ये है तो भारत में ये ईसाई धर्म का सर्वप्रथम आरंभ किया ना सेंट फ्रांसिस जेवियर के द्वारा। भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म होना या जन्म हुआ तो 1813 का आज्ञा पत्र द्वारा। तो ये या आज्ञा पत्र से या द्वारा एक ही बात। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, एक और है, जो भारत की शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा थी, उसका पतन क्यों हुआ और इसका कारण क्या रहा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, इस पर भी चर्चा करते हैं। और कल टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें देसी शिक्षा संस्थानों के पतन के कारण, हेडिंग है देसी शिक्षा संस्थाओं के पतन के कारण। ये देसी शिक्षा, देश की शिक्षा थी, उसका कारण क्या रहा, क्यों उसका पतन हुआ, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, तो इसका कारण सबसे पहले रहा है इनकी शिक्षा प्रणाली जो थी, शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम जो था अमनोवैज्ञानिक था। कैसा था? अमनोवैज्ञानिक था। एक तो ये कारण रहा, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, इनकी शिक्षा प्रणाली कैसी थी? अमनोवैज्ञानिक थी। पहला पॉइंट में डाल सकते हैं। शिक्षा प्रणाली कैसी थी? अमनोवैज्ञानिक। तो इनकी शिक्षा कैसी थी? अमनोवैज्ञानिक थी। इनकी है, सॉरी। दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं कारण में, देसी शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम पुराना एवं संकुचित था। देसी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था कैसा था? पुराना एवं संकुचित था। ये दूसरे नंबर में आप लिख सकते हैं।
पुराना और संकुचित होना पाठ्यक्रम को। उसके बाद में विद्यालयों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं विद्यालयों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। ये पॉइंट आप दे सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें सारे पॉइंट आपको दिए होंगे, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ लिखना चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं। इनकी जो आर्थिक दशा कैसी थी, बहुत खराब थी। उसके बाद में शिक्षण विधियों की समय के साथ साथ चलने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। शिक्षण विधियों की समय के साथ चलने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। ये आप चौथे नंबर में डाल सकते हैं और 5वें नंबर में डाल सकते हैं शिक्षकों का वेतन बहुत कम था। बस 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1 नंबर में आता है तो सीधा सीधा 2-3 पॉइंट लिखना है, थोड़ा विस्तार से डालना है तो 5 नंबर आप इसमें दे सकते हैं। तो शिक्षकों का वेतन कैसा था, बहुत ही कम था। इस पे पॉइंट आप लिख सकते हैं कारण, यही कारण रहे पतन होने का संस्थानों का, जैसे गुरुकुलों में और मदरसों में और आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना, ये कारण प्राचीन शिक्षा का पतन होना। ठीक है, विद्यालयों का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया, इसलिए विद्यालयों का पतन हो गया पुरानी शिक्षा का। ये आपको कारण याद रखना है। अवैज्ञानिक, ठीक है, इनकी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, मनोवैज्ञानिक थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, शिक्षकों का वेतन बहुत कम था, ठीक है, और पाठ्यक्रम पुराना और संकुचित था। ये कारण रहे, इसीलिए इन संस्थानों का पतन हुआ। इनके कारण पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में एक और आता है सन 1813 के आज्ञापत्र की धाराएं कैसी थी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है एक लास्ट हेडिंग है इसमें, और सन 1813, क्योंकि एक 1813 के बारे में तो मैंने पूरा बता ही दिया था, ठीक है, उसमें धाराएं 3 थी। एक प्रश्न यहाँ पर आता है 1833 के आज्ञापत्र में धाराएं जो थी उस पर वर्णन किया गया है, बहुत कम पूछा गया, बस थोड़ा मैं डीपली थोड़ा बता दे रहा हूँ। 1833 के आज्ञापत्र की धाराएं, ये ध्यान रखना है। तो सन 1833 के आज्ञापत्र की धाराएं, तो पहला पॉइंट याद रखना है, जैसे उसमें 1 लाख रुपए का निर्धारण हुआ था, इसमें 33 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 10 लाख रुपए कर दिया गया था। तो सीधा सीधा पॉइंट लिख सकते हैं, 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। शिक्षा पर 33 में क्या है, 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। उसके बाद में समस्त ईसाइयों को पूरे भारत में प्रवेश दे दिया गया। दूसरा नंबर लिख सकते हैं इसमें, समस्त, ठीक है, पूरे भारत में ईसाइयों को प्रवेश दे दिया गया। और तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई भी प्रजाजन, इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रजाजन अपने धर्म, जन्मस्थान, वर्ण, धर्म, जन्मस्थान, वर्ण, वंश के आधार पर किसी भी स्थान पर, इसका मतलब है चाहे जन्मस्थान जहाँ उसका हुआ हो, वर्ण, धर्म, वंश के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से रोका ना जाए। तो तीसरा पॉइंट में ये डाल सकते हैं। तो सिंपल पॉइंट है, 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर देना, ईसाइयों को पूरे भारत में प्रवेश दे देना, उसके बाद में धर्म के आधार पर, जन्म के स्थान पर, वर्ण के आधार पर और वंश के आधार पर, ठीक है, भारत में कोई भी पद पर रोका ना जाए। ये पॉइंट इतने दे सकते हैं। और सारे टॉपिक आप थोड़ा समझना, जितने मैंने टॉपिक आज बताए हैं इसकी सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगी, ठीक है। पर आपको डेली का डेली तैयार भी करना है और अच्छे से तैयारी रखनी है, फेयर कॉपी में बनाना भी है, ठीक है। और जब क्लास चालू होता है 12:30 बजे से, तो अधिक से अधिक बच्चे लाइव होया करें,
तो उसमें जो समझने का आपका तरीका है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको थोड़ा समझना है, जितना आज मैंने बताया है इसकी PDF पहुंच जाएगी और शेष PDF तो आपको डेली की डेली भेजी भी जा रही है। और कल जो टॉपिक चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 वाला, उस पर चर्चा करेंगे। कल टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस पर चर्चा होगी, ठीक है। ओके बाय सभी लोगों को।